राइज एंड फॉल ऑफ शियार एम्पायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वुल्कन जो है अब एम्पेरर डेकन के साथ हो जाता है और इसके पीछे की सारी वजह हमें ये पता चलती है कि उसकी बहन डेथ बर्ड जो है वो वुल्कन से प्यार करने बैठती है और वो वुल्कन को अपनी बातों में भुला फुसला लेती है। इसकी वजह से उसने ये साबित कर दिया कि वुल्कन जो है अब से इसको नहीं मारेगा, बल्कि ये लोग मिलके एक नया एम्पायर खड़ा करेंगे और इस एम्पायर को जो है वुल्कन की मदद से खड़ा किया जाएगा। और अब एम्पायर डेकन जो है वो वुल्कन की मदद ले रहा है क्योंकि उसको पता है कि वुल्कन की पावर्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और यहीं से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डार्विन जो है और प्रोफेसर एक्स वो उन दोनों की कैद में होते हैं, लेकिन वुल्कन जो है क्योंकि डार्विन का दोस्त था तो वो डार्विन को अपने साथ रखता है और बोलता है कि अब तुम मेरी शादी में मेरे बेस्ट पर्सन हो गए। तो डार्विन पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी शादी किससे हो रही है, तो वो बताता है कि मेरी शादी जो है कल एम्पेरर की बहन यानी डेथ बर्ड से हो जाएगी और उसी के फ़ौरन बाद चार्ल्स ज़ेवियर को सबके सामने मार दिया जाएगा। अब आगे अब हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं वही उस एम्पेरर के पास जो कि ग्रेट जर्नल था जिसको लिनांडर ने बहुत टाइम से अपनी कैद में रखा हुआ था। और अब वो जो है सबको मैसेज ये दे रहा है कि अब तुम्हें जो है मेरी बात सुननी पड़ेगी, मैं अपना दोबारा से एक ग्रुप बनाने वाला हूँ और इसमें हम लिनांडर के साथ लड़ेंगे। अगर हम लोगों को अपने ट्रू इम्पीरियम की रक्षा करनी है तो तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा, चाहे इसके लिए कोई गवर्नमेंट आए चाहे कोई पॉलिटिक्स हो, तुम्हें उन सबसे लड़ना पड़ेगा। तुम्हें किसी के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो मेरा साथ दो या फिर मेरे हाथों अपनी मौत को देखो। और इस तरह हम देखते हैं कि ये सारा मैसेज जो है पूरे शियार एम्पायर में घूम रहा होता है। तो डेकन पूछता है कि चांसलर तुमने अभी तक इसको बंद करने का कोई तरीका नहीं ढूंढा? तो बोलता है कि नहीं ग्रेट डेकन, ये मैसेज जो है 3 दिन से घूम रहा है और ये एक वायरस की तरह स्प्रेड हो चुका है हर जगह और हमसे तो आधे से ज़्यादा हमारे जो लोग थे वो अब उसके साइड जा चुके हैं। उन्होंने लिनांडर को ज्वाइन कर लिया है और मेजर जनरल का अर्दुम जो है उनकी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। तो डेकन बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी उन लोग को हरा चुके हैं क्योंकि हमारे पास इंपीरियल गार्ड है और इसके अलावा बैटल ग्राउंड भी हमने अपनी मर्जी का चुना है जहाँ पे मेरी छोटी बहन यानी लिनांडर जो है वो होपलेस होगी और उसकी कोई होप नहीं होगी, उनके सारे लोग हमसे कुचले जाएंगे। तो अकारी बोलता है कि ग्रेट एम्पेरर मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही हो। तो डेकन बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा अकारी, मैं कभी गलत नहीं होता। अब चलो हमें वेडिंग की तैयारी करनी है और आज के दिन ख़त्म होने से पहले ही दुश्मन हमारे पैरों के नीचे होंगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे जो है ग्लैडिएटर खड़ा हुआ है और उसके साथ पूरी शियार की फोर्स और उसके पीछे है एम क्रांत क्रिस्टल। तो ये सारी स्टोरी जो है हम एम क्रांत क्रिस्टल के ऊपर ही देखेंगे। फिर हम यहाँ से स्टार जामर्स के शिप में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लिनांडर वगैरह सब मिलकर प्लान बनाने होते हैं। तो जर्नल बोलते हैं कि लिनांडर तुमने पहले तो मुझे इंचार्ज बनाया, अब तुम कह रही हो कि मैं अपने सारे लोगों को स्ट्रैप के अंदर धकेल दूँ, मैं अपने लोगों की जान ऐसे नहीं गंवा सकता हूँ। तो लिनांडर बोलते हैं कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो इस तरह कॉर्सेयर भी उसकी साइड लेते हुए बोलता है कि लिनांडर जो बात कर रही है वो है तो बड़ी रिस्की, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब हमें सीधा उनके मुंह पे ही आगे हमला करना पड़ेगा। और अब वैसे भी जो है डेकन एम क्रांत क्रिस्टल को यूज़ करने की बात कर रहा है, तो इससे ज़्यादा रिस्क की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो नाइट क्रॉलर भी बोलता है कि ये रिस्क जो है हम ले सकते हैं, मतलब ये पावर ऐसी है जो कि पूरे एग्जिस्टेंस को एक मैडमैन के हाथ मिटा सकती है। तो जर्नल कहता है कि वो एक बहुत बड़ा फूल है। तो लिनांडर कहती है कि बिल्कुल अंकल आप सही कह रहे हैं, वो सभी हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि वुल्कन, डेकन और ग्लैडिएटर खड़ा होता है। तो डेकन पूछता है कि बताओ ग्लैडिएटर क्या खबर है। तो ग्लैडिएटर बताता है कि इंपीरियल जैसा आपने कहा था वैसे हो चुका है, सारे गार्डियंस यहाँ पे आ चुके हैं और सब अग्री हो चुके हैं। आज हम लोग आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे खड़े रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान है। तो डेकन बोलता है कि नहीं, आज मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं उस एम क्रांत क्रिस्टल को छूऊंगा, वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि उसी की वजह से मेरी पहले ये हालत हुई थी। आज के दिन सिर्फ एक ही आदमी है जो इस हॉरर को छुएगा। तो वुल्कन पूछता है तो क्या इसको छूने वाला मर जाता है? तो वो बोलता है कि तुम्हें इस बात की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एम क्रिस्टल के अंदर हर कोई इंटर नहीं हो सकता है, लेकिन जो इंटर होता है उसका बहुत बुरा हाल होता है। और आज तुम्हारी वेडिंग के दिन तुम चार्ल्स ज़ेवियर की चीखें सुनोगे। और बोलता है कि चलो अब हमें जाना होगा, तुम मेरी बहन से शादी करोगे और उसको एक राइटियस वुमेन बनाओगे और इस तरह तुम्हारा ओहदा भी ऊपर हो जाएगा। तो तुम्हारा विटनेस कहाँ है? तो वुल्कन बोलता है कि डार्विन, मेरे ख्याल में वो अपने प्रोफेसर को आखिरी बार बाय बोल रहा होगा या फिर उनको बचाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाएगा क्योंकि आज का दिन बहुत ग्रेट होने वाला है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डार्विन प्रोफेसर के पास आता है और बोलता है कि प्रोफेसर उठिए। तो प्रोफेसर बोलता है कि डार्विन आखिरकार हम लोग हैं कहाँ पे? तो डार्विन बोलता है कि प्रोफेसर हम लोग एम क्रांत क्रिस्टल के पास हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? क्या आपको कुछ याद है? तो प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ, लेकिन ये पागल के बच्चे हमें यहाँ पे क्यों लिया है? तो डार्विन बोलता है कि प्रोफेसर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको मेरी मदद करनी होगी। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मेरी अभी कोई ऐसी हालत नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, और मैं तुम्हारी मदद किस चीज़ से करूं? डार्विन बोलता है कि सर वो आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, सीधा वेडिंग के बाद वो सबसे पहले आपको मार देंगे, वो भी सबके सामने एक शो करेंगे, और मुझे बताइए कि मैं आपको आखिरकार बचाऊं तो कैसे बचाऊं? तो प्रोफेसर बोलते हैं कि नहीं डार्विन, ये एक ट्रैप है, वो लोग लिनांडर को यूज़ करेंगे मेरे पास लाने के लिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं होने दो ना, उसको मेरे लिए मरने नहीं देना। तो डार्विन बोलता है कि लेकिन प्रोफेसर मुझे ये करना ही होगा। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि 2 गार्ड वहाँ पे घुसते हैं और प्रोफेसर को पकड़ कर ले जाते हैं और बोलते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो, सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है अर्थर।
और तुम जल्दी से जाओ, तुम्हें वुल्कन बुला रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि डार्विन उनसे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो गार्ड डार्विन को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और एक गार्ड बोलता है, अगर लॉर्ड वुल्कन ने हमें ये ऑर्डर ना दिया होता कि हम तुम्हें उनके दोस्त की तरह ट्रीट करें, तो ये तलवार अब तक तुम्हारे गले पे चल चुकी होती। अब जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो और वेडिंग में तैयार होकर आ जाओ, इससे पहले कि वो अपना दिमाग बदल लें। और इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं स्टार जैमर्स की शिप में, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग जो है ये लाइव फुटेज देख रहे होते हैं कि वुल्कन और जो उसकी बहन यानी डेड बर्ड है, उन दोनों की यहाँ पे शादी हो रही है। तो ये सब बोल रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और उन्होंने चार्ल्स जेवियर को ऐसे बांध के क्यों रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये सारी वेडिंग जो है एक एम क्रांत क्रिस्टल के साथ हो रही होती है, वहीं पे हो रही होती है। और उनका बेसिकली प्लान ये था कि वो चार्ल्स जेवियर को एम क्रांत क्रिस्टल के अंदर डाल देंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये क्रिस्टल है क्या चीज़ जिसकी इतनी ज़्यादा बात हो रही है और इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस स्टोरी के अंदर। तो बेसिकली इस क्रिस्टल को नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़ भी कहा जाता है। इस क्रिस्टल के अंदर बेसिकली एक यूनिवर्स है, लेकिन वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, वहाँ पे कोई टाइम नहीं है, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। और ये जो है सारी कहानी फीनिक्स फोर्स से जुड़ी हुई है। मतलब इस क्रिस्टल के अंदर बेसिकली एक पूरी सिटी है, उनका अपना सूरज वगैरह है, एक पूरी की पूरी गैलेक्सी इस क्रिस्टल के अंदर है। और कहा यह भी जाता है कि सबसे पहला प्लेनेट जो इस पूरी यूनिवर्स के अंदर था वो यही प्लेनेट था जिसके ऊपर एम क्रांत क्रिस्टल है। और यहाँ पर रहने वाले लोग वो बहुत पहले ही मारे गए और इस पूरे प्लेनेट पर सिर्फ ये क्रिस्टल ही बचा हुआ था। लेकिन जब शियार एम्पायर ने अपना एम्पायर एक्सपेंड करना शुरू करा तो उनको ये प्लेनेट मिला और तभी से ये क्रिस्टल जो है इनकी प्रोटेक्शन के अंदर है। और कहा ऐसा भी जाता है कि अगर इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई तो ये अपने साथ साथ इस पूरी यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी अपनी एक गैलेक्सी है। और अगर उस गैलेक्सी को तबाह किया गया तो वो एक ब्लैक होल क्रिएट कर लेगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये वाली रियलिटी बल्कि पूरी की पूरी मल्टीवर्स खतरे में पड़ सकती है। और इसी क्रिस्टल के अंदर एक वाइट हॉट रूम भी है जो कि फीनिक्स फोर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इससे पहले जो है एम्पायर डैकिन ने इसी क्रिस्टल के अंदर घुसने की कोशिश करी थी, इससे एब्सोल्यूट पावर हासिल करने की कोशिश करी थी, तो वो कोमा में चले गए थे और उनकी ये हालत हो गई थी कि वो इतने सालों के बाद होश में आए। और इसी टाइम की बात है जब प्रोफेसर एक्स वगैरह इनकी मदद करने के लिए शियार एम्पायर आए थे। तभी शियार एम्पायर लिलांड्रा वगैरह की स्टोरी एक्स-मेन से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है। सो गाइस बेसिकली अभी मैंने आपको एम क्रांत क्रिस्टल का छोटा सा ओरिजिन और थोड़ी सी उसकी पावर्स वगैरह बताई हैं। तो मैं आपको बस शॉर्ट वर्ड्स में यही कहूँगा कि ये हद से ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टल है और ये बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी नो और यूनिवर्स की सीरीज़ में इस तरह की चीज़ों के बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो मैं फ्यूचर में बहुत जल्द इस क्रिस्टल के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाऊँगा और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्रिस्टल है क्या चीज़ और ये क्या क्या कर सकता है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि जो हमारे थ्रोन रूम के अंदर पैदा हुआ था एक बैटल के दौरान प्रिंस वुल्कन, अब हम उनको अपनाते हैं और उनको अपना भाई मानते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बेसिकली उन दोनों की शादी हो जाती है। और वहीं पे लिलांड्रा चार्ल्स को देख के बोलती है कि नहीं चार्ल्स, हमें तो बहुत देर हो चुकी है। लेकिन नाइट कॉलर कहता है कि नहीं लिलांड्रा, हम अभी भी उसको बचा सकते हैं, बस तुम हमारे ऊपर फेथ रखो और अपने ऊपर भी। तो वहीं पे वारपाथ बोलता है कि स्टार जैमर्स ने एक जंप के लिए प्रिपेयर कर लिया है। तो हेप्जिबा बोलती है कि अब हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा और सब तैयार रहना, हमारे सामने अब कुछ भी हो सकता है। तो वहीं पर नाइट कॉलर अपने गॉड को याद करते हुए बोलता है कि गॉड, हम सबको प्रोटेक्ट करना। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं दोबारा वेडिंग के अंदर, जहाँ पे जो उनके डैकिन होता है एम्पायर बोलता है आज की रात जो है पूरे इंपीरियल के अंदर सिर्फ गाने और सेलिब्रेशन होगी, क्योंकि आज के बाद से वुल्कन और मेरी बहन एक दूसरे के लिए हमेशा जुड़ के रहेंगे, जब तक के ये सितारे हैं तब तक के। वहीं पे हम देखते हैं कारी जो होता है बोलता है ओ माय गॉड, जरा आसमान की तरफ तो देखो, तुम्हारी दूसरी बहन ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। और हम तभी देखते हैं कि स्टार जैमर्स जो दोनों शिप्स लेके इनकी तरफ आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। तभी डैकिन बोलता है कि सब लोग प्रिपेयर फॉर द बैटल। तो वुल्कन बोलता है कि नहीं, ये लोग यहाँ पे जल्दी कैसे आ सकते हैं, अभी तक हमने उसको उसकी किए की सज़ा नहीं दी है। तो वुल्कन बोलता है कि ये बहुत जल्दी आ गए हैं। तो डैकिन बोलता है कि कभी कोई बैटल जल्दी नहीं होती है, अब इस बैटल को देखो और इससे कुछ सीखो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्लैडिएटर क्लार्क जो है वो चिल्लाता है और वो बैटल की तरफ बढ़ता है, यानी कि स्टार जैमर की तरफ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार जैमर्स यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आते हैं और वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं अटैक की। लेकिन वहाँ पे क्लार्क चिल्लाता है कि इंपीरियल गार्ड अटैक फॉर्मेशन। और वहीं पे वारपाथ बोलता है कि कर्ट, जल्दी से अपनी चीज़ करो, तुम्हें जिसके लिए कहा गया था वही करो। तो कर्ट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं काम पर लग चुका हूँ। और हम देखते इस तरह निर्मानी और उसका जो जर्नल था वो पूरी यहाँ पे फौज लेकर आया होता है शियार की, और वो सब लोग यहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे अब तक की सबसे ज़बरदस्त फाइट हमें नज़र में आ रही है, क्योंकि एक तरफ पूरा शियार एम्पायर और एक तरफ जो है निर्मानी और उसके साथी और साथ में एक्समैन। लेकिन हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ग्लैडिएटर की टीम उनके खिलाफ है। और यहीं पे हम देखते हैं कि हेवॉक लॉर्डना बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। और हेवॉक बोलता है कि लॉर्डना, हमारे पास जो कुछ भी है क्लार्क के ऊपर मार दो, हमारी इन पावर से उसका वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वहीं पे हम देखते हैं कि नाइट वाला टेलीपोर्ट होते हुए प्रोफेसर के पास आता है और डार्विन वहाँ दूर से बोलता है कि प्रोफेसर अब सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। लेकिन वुल्कन पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आज तुम किसी को नहीं बचाने वाले, तुम्हें आज कोई नहीं बचाएगा। आज कुछ भी होने से पहले प्रोफेसर एक्स को उसकी किए की सज़ा मिलेगी ही। लेकिन डार्विन जो है गैब्रियल की तरफ बढ़ता चिल्लाते हुए कि गैब्रियल, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इससे बहुत बेहतर हो। लेकिन गैब्रियल अपनी आंखों से लेज़र शूट करता है और डार्विन की तरफ मारता है और साथ में ये भी बोलता है कि हाँ, ये वो डिज़र्व करता था।
लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिलांड्रा चिल्ला रही होती है कि चार्ल्स नहीं, हमें उसको बचाना होगा। लेकिन उसका जनरल कहता है कि एम्प्रेस तुम ज़्यादा फूल नहीं बनो, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। और रेचल उसको अपनी फोर्स फील्ड के जरिए रोक लेती है। लेकिन दूसरी तरफ डेकन बोलता है कि इंपीरियल गार्ड मेरी बहन को मेरे पास लेकर आओ फ़ौरन। और इस तरह हम देखते हैं क्लार्क जो है जिससे लॉर्ना लड़ रही थी वो बोलती है कि मैं इसको अब और देर नहीं रोक पाऊंगी। और क्लार्क अगले पल ही उसकी जाल से निकलता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए निकलता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो कॉर्वस रेचल सबको एक एक करके एक एक पंच में निपटा रहा होता है, क्योंकि ग्लैडिएटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो लिलांड्रा के पास आके बोलता है कि लिलांड्रा मुझे माफ़ कर देना। तो वहीं पे दूसरी तरफ वुल्कन प्रोफेसर को पकड़ते हुए बोलता है कि ये मिलेगा तुम्हें ओल्ड मैन, ये। तो प्रोफेसर बहुत बुरी हालत में बोलते हैं कि गैब्रियल प्लीज़ ऐसा नहीं करो, मेरी बात सुनो। तो वुल्कन बोलता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें उस रॉक के अंदर ट्रैप करूंगा जैसे तुमने मुझे रॉक के अंदर ट्रैप किया था। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिलांड्रा चिल्ला रही होती है कि नहीं, ऐसा नहीं करो। और गैब्रियल जो है प्रोफेसर को एम ग्रांड क्रिस्टल के अंदर धकेल देता है। और दूसरी तरफ कॉर्सेर भी चिल्लाता है कि ओह गॉड, आखिरकार इन लोगों ने मेरे बेटे को कैसा मॉन्स्टर बना दिया है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ डार्विन को जब होश आता है तो वो देखता है कि प्रोफेसर उस क्रिस्टल के अंदर जा रहे हैं। लेकिन डार्विन एक पल के लिए भी नहीं सोचता और ये बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े जर्क हो वुल्कन। और वो सीधा जो है एम ग्रांड क्रिस्टल के अंदर कूद जाता है। तो वुल्कन बोलता है कि फ़ाइन, अगर तुम यही चाहते थे तो जाओ उसके साथ मरो डार्विन, वैसे भी अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे हम देखते हैं कि एलेक्स और लॉर्ना लड़ रही होती हैं और लॉर्ना बोलती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो एलेक्स बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हमें कुछ भी करके इनसे लड़ना होगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। वहीं पे कॉर्सेर बोलता है कि चॉड जल्दी से मेरे लिए पाथ क्लियर करो, मुझे अपने बेटे के पास ले जाओ। तो चॉड बोलता है कि सर मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से। तो बार बार बोलता है कि नहीं, लिलांड्रा के पास जाओ, प्रोफेसर और डार्विन को हम खो चुके हैं, लेकिन लिलांड्रा अभी भी जिंदा है, हमें उसको बचाना होगा। और दूसरी तरफ देखते हैं कि डेकन के हाथ में लिलांड्रा की गर्दन होती है और डेकन बोलता है कि बहन बहन बहन, इतना अरसा हो गया तुम्हारी शक्ल पे ऐसा गुस्सा देखे हुए। तो लिलांड्रा बोलती है कि तुम एक वुल्चर हो, तुम एक जाहिल हो, बुज़दिल हो। तो डेकन बोलता है कि ये लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे मुंह से तो ये लफ्ज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्पेरर चिल्ला रहे हैं। और बोलता है कि ये बताओ कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, क्या तुम्हें पहले मैं विटनेस करने दूँ कि मैं किस तरह से जीता हूँ, या तुम्हें पहले ही मार दूँ। लेकिन अगले ही हम पल देखते हैं कि वुल्कन जो है डेकन के पीछे आगे खड़ा होता है और बोलता है कि एक्चुअली वो विक्ट्री तुम्हारी नहीं मेरी होगी, मदर किलिंग बास्टर्ड। और हम देखते हैं कि वुल्कन जो है डेकन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट मारता है और बोलता है कि तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारा भाई बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सर्व करूंगा, मैं तुम्हारी साइड पे खड़ा हूंगा। तुमने क्या सोचा कि तुमने मेरे साथ जो किया है मैं उसको भूल जाऊंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वुल्कन एम्पेरर डेकन के ऊपर बहुत खतरनाक ब्लास्ट मारता है और इस तरह एम्पेरर डेकन वहीं पे मर जाते हैं, उनका सिर्फ ढांचा बचता है। ये देख के सारे एक्समैन जितने लोग उस जगह पे लड़ रहे होते हैं सब एकदम हैरत में रह जाते हैं और सन्नाटा हो जाता है वहाँ पे। मतलब आखिरकार वुल्कन ने ये सब किया तो किया कैसे। और वहीं पे डैड बात आती है और बोलती है कि वुल्कन मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वुल्कन बोलता है कि हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने तुम्हारी बात सुनी भी। तुमने कहा था ना कि तुम्हें रूल नहीं करना है, और अब हम जैसे कि शादीशुदा हो चुके हैं तो तुम्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और जैसे कि अब मैं शियार का रॉयल पर्सन हूँ और मैंने तुम्हारे पुराने एम्पेरर को कॉम्बैट में हरा दिया है, तो इसलिए मैं अपने आप को नाम दूंगा एम्पेरर वुल्कन, रूलर ऑफ द शियार इम्पीरियम। और इस तरह हम देखते हैं वुल्कन जो है डेकन का ताज अपने सर पे पहन लेता है और पूरे शियार एम्पायर का एम्पेरर बन जाता है। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं डार्विन के पास जो कि उस क्रिस्टल के अंदर है, क्योंकि इस क्रिस्टल के अंदर कोई टाइम की कोई मतलब नहीं होता है। डार्विन को ऐसा लग रहा था कि उसको हर तरफ से प्रोफेसर की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं एक ही दफ़ा में। एम क्रान क्रिस्टल को इतनी आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ये जो है पूरी की पूरी यूनिवर्स बर्बाद कर सकता है, या फिर सिर्फ एक इंसान को भी वो अपनी मर्जी से तबाह कर सकता है। ये एक फियर है, ये एक एंगर है, ये एक पावर है, ये एक नॉलेज है, इसके अंदर हर चीज़ ही है। ये जो है दिमाग को तोड़ सकता है, ये ऑल्टर कर सकता है, ये ऐसे दरवाजे खोल सकता है, ऐसी रियलिटीज़ में ले जा सकता है, या फिर उन दरवाज़ों को बंद भी कर सकता है। डार्विन को इसका टच महसूस हो रहा था, लेकिन उसने उसको ज़्यादा फील नहीं किया और उसने अपने टीचर की चिल्लाने की आवाज़ों को कॉन्सेंट्रेट किया और उनको फॉलो करता रहा। और इस तरह से हम देखते हैं कि डार्विन प्रोफेसर को ढूंढ लेता है और बोलता है कि इट्स ओके प्रोफेसर, मैं आपके पास आ गया हूँ, अब हम लोग यहाँ से बच के निकल जाएंगे। लेकिन फिर डार्विन ने महसूस करा कि जो प्रोफेसर चिल्ला रहे हैं वो उसके कानों में नहीं बल्कि उसकी माइंड में चिल्ला रहे हैं। और डार्विन बोलता है कि ओ माय गॉड प्रोफेसर आप, ओ माय गॉड। और वो जानता था कि वो यहाँ से खुद और प्रोफेसर को निकाल के किसी तरह से ले जाएगा, क्योंकि एम क्रान क्रिस्टल उनको नहीं चाहता था। और वहीं पे हम देखते हैं कि वुल्कन बोलता है कि जैसा कि मैं एम्पेरर बन चुका हूँ तो मेरा फर्स्ट एक्ट यही होगा कि मैं थ्रोन को सारे थ्रेट से महफूज करूँ। तो लिलांड्रा बोलती कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो पागल इंसान, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वुल्कन बोलता है क्या लिलांड्रा तुम्हें अभी भी इस बात का नहीं पता चला कि तुम्हारे लोग जो हैं वो प्रीफर करते हैं एक मैड एम्पेरर को, उनको अच्छा एम्पेरर राज ही नहीं है। तुम्हारे तरीकों का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, अब बारी है दोबारा से हम कॉन्क्वेस्ट पे निकलें, एक्सपेंशन पे निकलें, अपनी रात पे निकलें। तो लिलांड्रा बोलती कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन हम तभी देखते हैं कि कॉर्सर वहाँ पे आता है और अपने बेटे के हाथ पे मारते हुए बोलता है कि अपने हाथ दूर रखो उससे दूर हो जाओ और मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, मेरी बात गौर से सुनो फूल, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो वुल्कन बोलता है कि फादर मतलब आप कॉर्सेर हैं।
लेकिन वुल्कन बोलता है कि नहीं, आप सिर्फ वो इंसान हैं जो कि इतना कमज़ोर था, जो अपनी बीवी और मेरी माँ को भी नहीं बचा सका। तुम मेरे कोई फादर नहीं हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वुल्कन जो है अपने बाप के ऊपर ही अटैक कर देता है। ये देख के एलेक्स चिल्लाता है कि डैड नो। और इसी तरह हम देखते हैं पूरे के पूरे स्टार जमर्स की टीम घबरा जाती है देख के, और सब भागते एकदम कॉर्सेयर की तरफ। और वहीं पे हम देखते हैं जब एलेक्स वगैरह यहाँ पे आ रहे होते हैं तो वुल्कन बोलता है कि एलेक्स, अब तुम मेरे भाई भी नहीं हो, समझे तुम। लेकिन एलेक्स अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है और बोलता है कि यू बास्टर्ड, यू फ्रिकिंग बास्टर्ड। तो लॉर्ना बोलती कि चॉर्ड, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि वो एलेक्स को भी मार दे। उसको डिस्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, एलेक्स की जान बचा लो। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पे उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हम दूसरे पर देखते हैं कि एलेक्स जो है बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट मारता है वुल्कन पे, लेकिन वुल्कन उसको सिर्फ अपने एक हाथ के इशारे पर उस ब्लास्ट को रोक देता है। और वो बोलता है कि भाई, तुम तो मेरी फुल अटेंशन के भी लायक नहीं हो। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो बड़े भाई कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो। और वहीं पे लिलांड्रा पीछे बोलती है कि नहीं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। तो वहीं पे ग्लैडिएटर पीछे खड़ा होता है और बोलता है कि माय लेडी, अब बताइए मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं, क्या वाकई में वुल्कन हमारे ट्रूली एम्पेरियर हैं। तो डेड बर्ड बोलती है कि तुम्हारे एम्पेरियर? हाँ ग्लैडिएटर, बिल्कुल वो तुम्हारे एम्पेरियर हैं, और अब तुम्हारे एम्पेरियल गार्ड को उनको प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन हम अगली पल देखते हैं कि ग्लैडिएटर के ऊपर कॉर्वस जो है अपने ब्लेड से बहुत जोरदार ब्लास्ट मारता है, और हम देखते हैं कॉर्वस ब्लेड बर्ड के पर काट देता है और बोलता है कि अब तुम भी अपने भाई की तरह मरोगी चुड़ैल। लेकिन हम देखते हैं अगले पल जो है वुल्कन ये देख लेता है और बोलता है कि डेथ बर्ड, और वो अपने भाई को दूर फेंकता है और सीधा कॉर्वस की तरफ बढ़ता है और कॉर्वस को बोलता है मैं तुम्हारे गोश्त को जला के राख कर दूंगा। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि रेचल आती है और उसकी पावर्स को डिफ्लेक्ट करते हुए बोलती है कि नहीं, इस बार नहीं करोगे तुम ऐसा कुछ भी। और रेचल बोलती है कि बस अब किसी को आने की जरूरत नहीं है, आई गॉट दिस। मॉलिक्यूलर टेलेकिनेसिस अब जो है इस पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर है, इसकी सारी एनर्जीज को उसने सराउंड कर लिया है। तो वहीं पे हवाक बोलता है कि लॉर्ना, अब जैसा कि उसका सारा फोकस रेचल के ऊपर है, तुम उसके आर्मर से काम चलाओ, उसके आर्मर को तोड़ने की कोशिश करो। और लॉर्ना बोलती कि हाँ बिल्कुल, और अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। और इस तरह हम देखते हैं कि लॉर्ना भी जो है इसके ऊपर बहुत ज़ोरदार अटैक करती है वुल्कन के ऊपर, और बोलती है कि मुझे याद करा, मैं वही थी जिसने मदद करी थी तुम्हें स्पेस में भेजने में। वहीं पे हैवॉक बोलता है कि हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर से टच ना कर सकूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं कर सकता। और अगली बार हम देखते हैं कि हैवॉक बहुत ज़ोरदार मुक्का मारता है वुल्कन के मुंह पे, और वुल्कन का खून हर तरह से बह रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ लिलांड्रा वो रो रही होती है और बोलती है कि वो लोग चले गए, उन लोग ने मार दिया उसको, हर चीज़ खत्म हो गई है, सब मर चुके हैं। तो वहीं पे नाइट क्लॉजर आता है और बोलता है कि एम्प्रेस, आपको सबसे पहले कहीं सेफ्टी पे जाना होगा, क्योंकि अगर हम इस एम्पायर को बचा भी लें तो कम से कम आपको जिंदा तो रहना होगा ना इस पर रूल करने के लिए। लिलांड्रा बोलती है कि नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ पे नहीं छोड़ सकती हूँ मेरे लिए लड़ने के लिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि नाइट कार्ड उससे कुछ कहने की कोशिश करे, इससे पहले लिलांड्रा बोलती है कि ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि एम क्रान क्रिस्टल के अंदर से प्रोफेसर एक्जेवियर और डार्विन वापसी निकल कर आ रहे होते हैं, और डार्विन बोलता है क्या हमें थोड़ी मदद मिलेगी। वहीं पे लिलांड्रा बोलती है कि चार्ल्स, बताओ मुझे कि वो जिंदा है या नहीं। तो कर्ट बोलता है कि हाँ, ये दोनों जिंदा हैं, लेकिन इस बैटल की शेप में नहीं है। लिलांड्रा बोलती है कि हमें फ़ौरन से फ़ौरन इनको अपनी शिप पर ले जाना होगा। तो कर्ट बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। और इस तरह हम देखते हैं नाइट कलर जो इनको टेलीपोर्ट करते हुए शिप के पास ले जाता है। तो नाइट कलर बोलता है कि ज़रा 2 मिनट यहीं पे आप बैठिए, मैं मदद लेकर आता हूँ। और वहीं पे हैवॉक, लॉर्ना वगैरह सब जो है उसको मार रहे होते हैं बहुत बुरी तरीके से वुल्कन को। और वुल्कन बोलता है कि बस बहुत हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एक लॉर्ना की तरफ बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट मारता है, जिसको एलेक्स अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से बहुत सारा तो मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है। और वहीं पर हम देखते हैं लिलांड्रा, नाइट कलर जो है शिप के ऊपर ट्रांसफर होते हैं और उन दोनों को मेडिकल बे में लेकर जाते हैं। तो क्रॉलर बोलता है कि इनके वाइटल साइंस तो स्टेबल हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो लिलांड्रा बोलती है कि थैंक गॉड चार्ल्स कि तुम जिंदा हो, थैंक गॉड। और कर्ट बोलता है कि डार्विन को देख के भी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो वहीं पे वारपात बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हेप्जिबा जो है वेपन लॉकर्स को खोलने वाली है और वो वहाँ पे जाने वाली है क्योंकि उसके दिमाग पे खून सवार हुआ है। तो कर्ट पूछता है कि लिलांड्रा, तुम उन लोगों के साथ रुकोगी। तो लिलांड्रा बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि चार्ल्स सेव है, तो मेरी जगह मेरे लोगों के बीच में ही है और तुम लोगों की जगह इस नाइटमेयर से बहुत दूर है, मुझे माफ़ कर देना। और इस तरह हम देखते हैं कि लिलांड्रा वहाँ से चले जाती है। तो कर्ट बोलता है कि उसने अपना टेलीपोर्टेशन नोट ऑन कर दिया है और वो दोबारा बैटल में जा चुकी है। तो वारपात बोलता है फिर तो हमें भी उसको फॉलो करना होगा, हमें उसके पास जाना होगा। तो वहीं पे नाइट क्लॉजर बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसने इस शिप के बाहर पूरी शील्ड लगा दी और हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि तुम दोनों जल्दी से इस जहाज़ को बंद करने की पूरी तैयारी करो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ रुकने के। और अगली पल हम देखते हैं कि हेप्जिबा जो है वेपन रूम से निकलती है और उसने तकरीबन हर वेपन उठा लिया होता है, क्योंकि उसने अब सोच लिया था कि अब वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगी। तो वहीं पर वारपात बोलता है कि वो प्रोफेसर को बचाने की कोशिश कर रही है, तुम समझ भी नहीं रही। तो वो बोलती है कि इंजन्स को बंद करने की कोशिश करो। तो नाइट क्लॉजर बोलता है कि नहीं, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, उसने हमें यहाँ से लॉक कर दिया है। और हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वारबर्ड और लॉर्ना लड़ रही होती हैं बहुत बुरी तरीके से, और वो लॉर्ना के ऊपर अटैक करती है और वुल्कन के पास जाके बोलती है कि मेरे एम्पियर चलिए अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वुल्कन बोलता है कि नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उन सबको अभी भी मार सकता हूँ।
तो डेडबर्ड बोलती है कि नहीं जान, तुम्हारी रिब्स जो है क्रश हो चुकी हैं, वो तुम्हारे लंग्स में घुस रही हैं, तुम मर जाओगे, जिंदा रहो और किसी और दिन लड़ने की प्लानिंग करो। तो वहीं पर डेडबर्ड वुल्कन को अपने कंधे पर उठाती है और बोलती है इंपीरियल गार्ड विथड्रॉ, हम लोग इस जगह से निकल रहे हैं। लेकिन वुल्कन उनको रोकने की कोशिश करता है चिल्लाते हुए, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। और वहीं पर क्लार्क बोलता है कि इंपीरियल गार्ड, तुमने ऑर्डर सुन लिया ना, अब जल्दी से एम्प्रेस को फॉलो करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग जो है वहाँ से ये जंग छोड़ के भाग जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं मेजर पूछता है कि लिलांड्रा, मैंने तो सोचा हम तुम्हें खो ही देंगे। तो वो बोलती कि नहीं, आपने मुझे नहीं खोया है, लेकिन हमने शायद सब कुछ खो दिया है, क्या हम वाकई में ये जीत गए हैं? तो बोलता कि नहीं, हमने सिर्फ उनको कुछ देर के लिए धकेल दिया है, क्योंकि वो आर्थर ने जो डेकन के साथ करा उसकी वजह से उन लोगों का पूरा मोमेंटम टूट गया। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि देखा तुमने अपनी बहन को कि वो किस तरह से भाग गई है, अब वो दोबारा ज़रूर रीग्रुप होगी और अगला प्लान बनाने की कोशिश ज़रूर करेगी। ये समझ लो कि ये बैटल का सिर्फ पहला ही हिस्सा था और विक्ट्री अभी हमारे से कहीं बहुत दूर है। और इस तरह हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं बैटल में, जहाँ पे हम देखते हैं कि कॉर्सेयर जो है वो मर चुके होते हैं वुल्कन के ब्लास्ट की वजह से, और लॉर्ना, हैवॉक, रेचल सब यहाँ पे रो रहे होते हैं। और वहीं पे जो है रेचल बोलती है कि हे, मुझे लगता है कि हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, ये बताओ कि एक्स बग कहाँ गया। तो हम यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं अर्थ के ऊपर और बेसिकली देखते हैं कि वो जो जहाज जिसमें लिलांडर, नाइट क्रॉलर, हेप्जिबा, चार्ल्स ज़ेवियर, डार्विन और वारपाथ को छोड़ देती है, तो बेसिकली उसने उसके कोऑर्डिनेट्स अर्थ की तरफ खुद ही सेट कर दिए होते हैं और ऑटो मोड पे डाल दिया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो है वापसी अर्थ के ऊपर टेलीपोर्ट होकर आ रहे होते हैं। और वहीं पे वारपाथ बोलता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, यहाँ पे बताओ कि हो क्या रहा है। और वहीं पे वो बोलती है हेप्जिबा कि उस लेडी ने, उस एम्प्रेस ने जो है हमारे शिप को जंप मोड में डाल दिया है और हम लोग नीचे गिर रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि उन लोगों का जहाज़ बहुत ज़ोर से आगे कहीं पे क्रैश होता है, लेकिन नाइट क्रॉलर सबको टेलीपोर्ट करता हुआ उस जहाज़ से बचा लेता है। और नाइट क्रॉलर बोलता है कि हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा, जल्दी। और इस तरह हम देखते हैं जैसे ही नाइट क्रॉलर वहाँ से टेलीपोर्ट होता है सबको लेके, तो वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है इस प्लेन के अंदर। तो वहीं पे हेप्जिबा बोलती है कि एक यही चीज़ थी जो मुझे वापसी घर ले जा सकती थी, अब तो मैं तुम लोगों की दुनिया में फंस के रह गई हूँ। तो वारपाथ बोलता है कि वो लोग तुम्हारे लिए वापसी ज़रूर आएंगे, स्टार जैमर्स वापसी ज़रूर आएंगे। तो हेप्जिबा बोलती है अब इन सब का क्या मकसद है, अब मेरे लिए वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, कम से कम अब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। और वहीं पे हम देखते हैं नाइट क्रॉलर प्रोफेसर के पास आगे बोलता है कि प्रोफेसर, आपको चोट तो नहीं लगी? तो प्रोफेसर बोलते हैं अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा ही बेहतर हूँ, खास तौर पे फिजिकली। तो वहीं पर डार्विन बोलता है कि प्रोफेसर को उनका म्यूटेशन वापसी मिल चुका है, एम क्रान क्रिस्टल ने उनको फिक्स कर दिया। तो कर्ट बोलता है कि क्या, आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो? तो वहीं पर प्रोफेसर कर्ट के दिमाग में बोलते हैं कि हाँ कर्ट, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें मैंने तुम्हारे दिमाग में देखी हैं और अगर वो सच हैं तो मैं विश करता हूँ कि ये मेरे साथ ना हुआ होता। तो मुझसे ये दुआ करो कि हम दोबारा एलेक्स और उन बाकी बचे हुए लोगों से कांटेक्ट कर सकें। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बचे हुए स्टार जैमर्स, हैवॉक, पोलैरिस, रेचल और कॉर्वेट के पास, जो कि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो है एक फ्यूनरल कर रहे हैं और बेसिकली वो फ्यूनरल इनके बाप यानी कॉर्सेयर की है। तो हैवॉक पूछता है कि बाकी में वो इस छोटे से प्लेनेट पे जहाँ पे कोई नहीं रहता वो ठीक रहेंगे? तो उसमें से एक आदमी राजा जो होता है बोलता है कि कॉर्सेयर और हेप्जिबा ऑफ्टन इस जगह पे आया करते थे और अपना टाइम बिताया करते थे और मुझे लगता है कि उनके फाइनल रेस्ट के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। तो हैवॉक बोलता है कि फिर ठीक है। तो हैवॉक बोलता है कि चलो फिर ठीक है, लेकिन अब मुझे एक डिसीजन लेना होगा, तो ये बताओ कि हम वापसी घर जाएं दूसरों के पास, यहाँ पे हम यहीं रुकें और फाइट करें? तो लॉर्ना बोलती कि ये तुम्हारे ऊपर एलेक्स, जो तुम बोलो। तो एलेक्स बोलता है कि नहीं, ये डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ, तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। तो पोलैरिस बोलती कि नहीं, इसका डिसीजन तुम्हें ही लेना होगा। तो रेचल बोलती कि हाँ लॉर्ना बिल्कुल ठीक कह रही है, वो अब से तुम ही हमारे लीडर हो, चाहे तुम मानो या ना मानो। तो चॉर्ट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इस जॉब के लिए बहुत अच्छे रहोगे, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारे फादर ने जो शैडो हम पे कास्ट किया है उसको भुलाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हैवॉक बोलता है कि फिर ठीक है, हम लोग यहीं रुकेंगे और मेरे भाई को तब तक तलाश करेंगे जब तक हम उसे जस्टिस ना दिला दें जो वो डिजर्व करता है। और हम शिफ्ट होते हैं 2 दिन बाद, जहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं हैवॉक यानी एलेक्स जो है अब स्टार जैमर्स का नया हेड बन चुका है और वो एक नई टीम लीड कर रहा है स्टार जैमर्स की, क्योंकि ये जो बचे हुए एक्समैन हैं अब वो यहीं पे रुकेंगे, इन लोगों ने फैसला किया है, और वुल्कन को जस्टिस दिलवाएंगे, मतलब जो जुर्म उसने किए हैं उसको उसकी सज़ा दिलवाएंगे। तो हैवॉक यहाँ पे एक मैसेज रिकॉर्ड करते हुए बोलता है कि आई होप कि तुम लोग मुझे समझ जाओगे, स्पेशली प्रोफेसर और स्कॉट, कि हमारा काम अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं और लिनांड्रा को उसका थ्रोन वापसी दिलवाएंगे। वहीं प्रोफेसर ये मैसेज देखते हुए बोलते हैं कि बीस्ट, ये बताओ कि ये मैसेज हमारे पास कब पहुंचा? तो बीस्ट बोलता है कि ये मैसेज कल रात ही आया है, लेकिन एलेक्स जो है मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है। और एलेक्स अपना मैसेज कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अब हम लोग जो है एक रेजिस्टेंस लीड कर रहे हैं जो कि वुल्कन और डेडबर्ड के खिलाफ होगी, क्योंकि इसका थ्रेट ख़त्म करने के लिए उसको मरना ही होगा। और जैसा कि तो आपको पता है कि एक्समैन किसी को मारते नहीं है, तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि अब हम कोई एक्समैन भी नहीं रहे, क्योंकि मैं उसको मारने वाला हूँ। हम लोग अब वही बन चुके हैं जो हमारा ब्रदर चाहता था कि हम बने, और अगर हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्द। लेकिन अगर हम लोग फेल हो गए तो तुम्हें यहाँ पे किसी और को भेजना होगा वुल्कन को रोकने के लिए, क्योंकि वो पागल हो चुका है, उसका दिमाग ख़राब हो चुका है। और अगर हम लोग इस मिशन में फेल हो गए और ना रोक सके उसको,
तो मेरे ख्याल में शियार का पूरा आर्माडा जो है वो अर्थ की तरफ आएगा। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी राइज एंड फॉल ऑफ शियार एम्पायर ख़त्म हो जाती है, जो कि वाकई में बहुत बड़ी एक स्टोरी थी, एक बहुत बड़ा स्टोरी आर्क था और उसमें हमने बहुत कुछ देखा है। तो बेसिकली चलिए मैं आपको पहले शुरू से बता दूं कि इस स्टोरी में हमने देखा क्या है और इसका कंक्लूजन क्या है। तो हमने देखा था लास्ट डेडली जेनेसिस के एपिसोड में कि वुल्कन नाम का एक बच्चा होता है जो कि कहीं से एकदम आज़ाद है हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद, जब पूरी दुनिया में म्यूटेंट्स खत्म हो चुके थे। लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसके सामने सारी एक्समैन की टीम यानी वुल्वरीन, साइक्लॉप्स, बीस्ट, नाइटक्रॉलर वगैरह कोई भी नहीं टिक पाता। और हमें ये पता चलता है कि वो दरअसल स्कॉट समर यानी साइक्लॉप और एलेक्स का भाई है। और हमें ये पता चलता है कि उसको जो है शियार एम्पायर पे मार दिया गया था, उसकी माँ को, और उसका बाप शियार एम्पायर में ही रह गया था। और कॉर्सेर यानी उसका बाप जो है अब तक शियार एम्पायर में छुप छुप के घूम रहा था और उसने एक टीम बनाई हुई थी स्टार जमर्स के नाम पे, जो कि वहीं पे रहा करते थे। लेकिन हमें पता है कि वुल्कन उस सीरीज़ के एंड में जाता है शियार एम्पायर पे अपना बदला डैकन से लेने के लिए। और इसी तरह हमने इस सीरीज़ के शुरू में देखा कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर अर्थ से एक टीम बना के ले जाते हैं ताकि वो वुल्कन को रोक सकें, क्योंकि जो शियार के लोगों ने नहीं किया है उसकी सज़ा उनको मिलेगी एक एम्पायर डैकन की वजह से। लेकिन हमें पता चलता है कि वुल्कन जब वहाँ पहुँचता है तो एम्पायर डैकन जो है बहुत टाइम से बीमार पड़े हुए हैं, यानी कि वो एक कॉमे की स्टेट में है और वो यहाँ पे रूल भी नहीं करते हैं, बल्कि उनकी छोटी बहन लिलांड्रा करती है। और लिलांड्रा और प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर का दोनों का एक रिलेशन रह चुका है, उनकी शादी रह चुकी है, तो इसलिए प्रोफेसर एक्स के दिल में अभी भी उसके लिए कुछ प्यार था। तभी वो बोलते हैं कि मेरे किए की सज़ा वो लोग क्यों भुगते हैं, तो वो इसीलिए स्पेस में निकलते हैं अपनी टीम को लेके। लेकिन वुल्कन को जब ये सारी बातें पता चलती है तो उसके बाद भी डिसाइड करता है कि वो फिर भी शियार एम्पायर को तबाह बर्बाद कर देगा। और इसी बीच हमने देखा कि शियार एम्पायर में जब वो जाता है तो उसकी फाइट ग्लैडिएटर की टीम यानी इंपीरियल गार्ड से होती है, जो कि एक बहुत गजब की फाइट थी। और हमने देखा कि क्लार्क ग्लैडिएटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, उसने वुल्कन को भी गिरा दिया था। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वुल्कन की पावर इतनी थी कि वो सारे एक्समैन को एक चैलेंज दे रहा था। लेकिन ग्लैडिएटर के आगे वो भी ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाया। मैं कहूँगा ग्लैडिएटर जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। फिर इसी स्टोरी के साथ हमने आगे जाके देखा कि डार्विन की पावर भी कितनी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, वो प्रोफेसर से वाकई में कितना ज़्यादा प्यार करता है, उनको अपना प्रोफेसर मानता है। और हमने उसकी भी बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ देखी ज़बरदस्त इस स्टोरी के अंदर ख़ास तौर पे। और हमने इस स्टोरी के एंड में एक बहुत ज़बरदस्त प्लॉट पॉइंट देखा जो कि एम क्रान क्रिस्टल के ऊपर था। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में एम क्रान क्रिस्टल की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, लेकिन आप फिक्र नहीं करिएगा, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे या आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे मज़ेदार बात जो मुझे लगी सीरीज़ की वो इसका एंड था, क्योंकि हमने एंड में देखा कि वुल्कन जो है अब इस पूरे शियार का एक एम्पायर बन चुका है। पूरा शियार एम्पायर जो है अब उसको वुल्कन संभालेगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, शियार एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एम्पायर है मार्वल यूनिवर्स के अंदर। और उसका राजा एक ऐसा इंसान बन चुका है जो कि बेसिकली एक बच्चा है और उसका दिमाग टोटली ख़राब हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि अब जो है ग्लैडिएटर की टीम इंपीरियल गार्ड वो भी उसी को फॉलो कर रही है, क्योंकि वो थ्रोन के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब जो कोई भी थ्रोन पे होगा वो उसी की रक्षा करेंगे, उसी के साथ चलेंगे। ये सारा सीन सेम ऐसा समझ लीजिए जैसा हमने बाहुबली के अंदर देखा था कटप्पा का। मतलब कटप्पा जितना भी चालें बाहुबली को, लेकिन वो थ्रोन के खिलाफ नहीं जा पा रहे थे। तो इसी तरह क्लार्क का भी यही सीन है कि वो थ्रोन के खिलाफ नहीं जा सकता है। तो हमने देख लिया कि अब वुल्कन जो है एम्पायर बन चुका है और साथ में हैवॉक, क्योंकि उसका फादर कॉर्सेर मर चुका है और वो स्पेस में रह गया है। तो उसने सोचा है कि अब वो स्टार जमर्स की टीम को लीड करेगा और अपने भाई वुल्कन को जस्टिस दिलवाएगा, यानी उसने जो कुछ किया है उसकी किए की सज़ा उसको दिलवा के रहेगा। और लिलांड्रा को उसका थ्रोन वापसी भी दिलवाना है। और हमने देखा कि इस तरह से थोड़ी सी टीम जो है बच के वापसी अर्थ की तरफ आ जाती है, जहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि अब प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर के बाद उनकी टेलीपैथी वापसी आ गई है, क्योंकि जब वो एम क्रान क्रिस्टल के अंदर गए तो वो पावर उनको वापसी मिल गई और एम क्रान क्रिस्टल ने उनको रिजेक्ट करके बाहर भी निकाल दिया। तो बेसिकली हम देखें तो एम क्रान क्रिस्टल से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप सोची भी नहीं होगी आपने। मतलब प्रोफेसर एक्स की जो है हाउस ऑफ एम के बाद से टेलीपैथी गायब थी और वो चलने फिरने लग गए थे, लेकिन अब वो चल फिर भी रहे हैं और साथ में उनकी टेलीपैथी भी वापसी आ गई है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एडवांटेज मिल गया है हमें। तो हम आगे की स्टोरी में प्रोफेसर एक्स को जब भी देखेंगे तो अब आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि टेलीपैथी जो है प्रोफेसर एक्स के पास वापसी आ चुकी है। तो अभी एक्समैन की स्टोरीज अब आगे आगे दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। हम एक स्टोरी में फॉलो करेंगे कि वुल्कन क्या कर रहा है और हैवॉक वगैरह क्या कर रहे हैं स्पेस के अंदर, और एक स्टोरी बढ़ जाएगी अर्थ के ऊपर। लेकिन अभी जो अर्थ के ऊपर स्टोरीज आने वाली हैं एक्समैन की वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जो स्पेस में है वो तो है ही इंटरेस्टिंग। तो मैं इन दोनों स्टोरीज़ को आपके साथ लेके चलूँगा, इस बात की आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लिएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं एक ऑर्डर में चल रहा हूँ, तो मैं उसी ऑर्डर के हिसाब से चलूँगा। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्लैनेट हल्क की सीरीज़ देख ली हो, क्योंकि अब हमारा अगला जो इवेंट आने वाला है वो वर्ल्ड वॉर हल्क का आने वाला है। तो उससे पहले आपको प्लैनेट हल्क के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर आपने प्लैनेट हल्क की सीरीज़ नहीं देखी है तो कोई बात नहीं है, वो मेरे चैनल पे अपलोड हुई है और मैं उसको दोबारा से अपने कम्युनिटी टैब में डाल दूँगा, ताकि जिन लोगों ने वो नहीं देखी थी वो देख लें। और अब हम उस सीरीज़ को देखने के बाद अपनी वर्ल्ड वॉर हल्क की सीरीज़ शुरू करेंगे। वैसे तो मैं वर्ल्ड वॉर हल्क की सीरीज़ के ऊपर कॉमिक्स पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन मैंने वो सिर्फ मेन इश्यूज़ के ऊपर बनाए थे। अब मैं उसकी कुछ टाई-इन्स लेके चलूँगा आपके साथ, और उसमें हम कुछ हरक्यूलिस, एमेंडियस जो और शी हल्क वगैरह के पर्सपेक्टिव से भी ये स्टोरी देखेंगे।
तो ये कॉमिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और ये वर्ल्ड वॉर हल्क से सीधा टाई इन होंगे। तो आप लोग पहले प्लेनेट हल्क की वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद मेरे कहने के ऊपर वर्ल्ड वॉर की वीडियोस भी देख लीजिएगा। और उसके बाद आप चाहें तो वर्ल्ड वॉर हल्क की भी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अगली जो मेरी वीडियोस अब आने वाली हैं वो वर्ल्ड वॉर हल्क से रिलेटेड होंगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हल्क के कैरेक्टर को क्या हुआ, वो आखिरकार इतने टाइम से कहाँ गायब था। इस तरह के थॉर इतने टाइम से गायब था और मैंने थॉर का रिटर्न आपके साथ शेयर करा और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हल्क के रिटर्न के ऊपर भी आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है सीरीज़ को आपके साथ शेयर करने में। इसमें बहुत सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी होगी। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मुझे कमेंट करके ये बात आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और इस सीरीज़ में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। साथ ही साथ इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर इस तरह की सीरीज़ बहुत ज़्यादा कम है एक्समैन की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह का और ऑसम कंटेंट देखने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।